डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, आज अपने वीडियो में चर्चा करूंगी कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन की। पिछले 3 वीडियोस में हमने कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त की कि किसे कोशिका कहते हैं, कोशिका में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और इन तत्वों का क्या महत्व है, क्या उनके कार्य हैं, कौन कौन सी विभिन्न संरचनाएं पाई जाती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका विभाजन या प्रजनन, सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन अपनी ही जाति को उत्पन्न करना जो है वो सजीवों का गुण है। शारीरिक विकास की प्रक्रिया में कोशिका के आकार में वृद्धि एक सीमा तक ही होती है। पूर्णतः विकसित होने के बाद कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है। कोशिका विभाजन में केंद्रक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोशिका विभाजन से तात्पर्य है कि जिस क्रिया द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं, उसे हम साधारण शब्दों में कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कई प्रकार की होती है। रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने सन 1855 में यह मत प्रतिपादित किया कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। कोशिका विभाजन वस्तुतः कोशिका चक्र का एक चरण है। विभाजित होने वाली कोशिका मात्र कोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिका को पुत्री कोशिका कहते हैं। इस विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप ही व्यक्ति के शरीर में हुए घाव भी भरते हैं। प्रजनन एवं क्रम विकास के लिए भी कोशिका विभाजन की क्रिया आवश्यक है। इसी प्रकार लैंगिक प्रजनन करने वाला प्रत्येक प्राणी अपना जीवन कोशिका अवस्था से ही आरंभ करता है। कोशिका एक प्रकार से हम कह सकते हैं अंडा होती है और इसके निरंतर विभाजन से बहुत सी कोशिकाएं उत्पन्न होती जाती हैं और ये विभाजन की क्रिया उस समय तक होती है जब तक प्राणी भली भांति विकसित नहीं हो जाता। नवीन कोशिकाओं का जन्म पहले से विद्यमान कोशिकाओं से होता है और कोशिका विभाजन का प्रमुख कार्य एक कोशिका से अनेक संतति कोशिकाओं या डॉटर सेल्स को जन्म देना है। ये कोशिकाएं मानव तथा अन्य प्राणियों में शारीरिक वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों के पुनरुत्पादन, नवीन अंगों की वृद्धि, लैंगिक अलैंगिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतया कोशिका विभाजन 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम समसूत्री माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक अन्य कोशिका विभाजन पाया जाता है जिसे असूत्री या एमाइटोसिस कहते हैं। इनकी अगर हम संरचना जो है वो देखें तो एक कोशिका से ही ये सब प्रारंभ होती है, लेकिन आगे जाकर के इनके विभाजन की प्रक्रिया में जो है वो अंतर आता जाता है। समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बहुत सी सिमिलैरिटी है, या एक तरीके से कहें तो अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन का एक स्टेप फर्दर या एक प्रक्रिया आगे है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं हम कोशिका विभाजन से संबंधित। फ्लेमिंग ने 1882 में सर्वप्रथम जंतु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया और उन्होंने ही सबसे पहले माइटोसिस शब्द दिया था। इसी प्रकार फॉर्मर और मूरे ने सर्वप्रथम अर्धसूत्री या मियोसिस शब्द दिया। श्नाइडर ने सर्वप्रथम केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस शब्द दिया। व्हाइटमैन ने सन 1887 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस शब्द का प्रतिपादन किया था। अब हम विभिन्न प्रकार के जो विभाजन हैं उनको एक एक करके देखते हैं।
सबसे पहला असूत्री विभाजन या एमाइटोसिस। इस विभाजन को प्रत्यक्ष विभाजन या डायरेक्ट डिवीजन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इस प्रकार का विभाजन प्रोटोजोन्स तथा भ्रूणीय कलाओं में की कोशिकाओं में पाया जाता है। विभाजन के आरंभ में केंद्रक कला लंबी हो जाती है। केंद्रक के मध्य संकीर्णन उत्पन्न होता है, अतः केंद्रक डंबल की आकृति का दिखाई देने लगता है और ये जो दबाव है या संकीर्णन है धीरे धीरे इतना गहरा होता जाता है कि अंत में उसमें दो केंद्रक बन जाते हैं। इसी के साथ साथ कोशिका द्रव्य में भी संकीर्णन द्वारा विभाजन होता रहता है और अंत में दो पुत्री कोशिकाओं का या दो डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का विभाजन सर्वप्रथम रॉबर्ट एवं मार्क ने सन 1885 ईस्वी में किया और एमाइटोसिस नाम जो है वो फ्लेमिंग द्वारा प्रदान किया गया था। पैरामीशियम के दीर्घ केंद्रक व रोग युक्त वृद्ध कोशिकाओं में भी इस प्रकार का विभाजन पाया जाता है। इस विभाजन के दौरान सबसे पहले लंबे क्रोमेटिन तंतु संघनित होकर गुणसूत्र नहीं बनाते हैं। लंबे क्रोमेटिन तंतु केंद्रक में संकीर्णन के दौरान टूट जाते हैं। गुणसूत्रों के अलग अलग होने तथा दोनों पुत्री कोशिकाओं में स्थानांतरित होने हेतु समान रूप से विभाजन इनमें नहीं होता है। इसी प्रकार दोनों पुत्री कोशिकाओं में क्रोमेटिन पदार्थ का असमान वितरण होता है। इसके कारण कोशिकाओं में संरचनात्मक असमानताएं हो सकती हैं। यह विभाजन आदिम जीवों, जीवाणुओं, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि में देखा जा सकता है। इसमें केंद्रक पहले लंबा होता जाता है, फिर सीधा दो भागों में विभाजित होकर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार यह प्रजनन की सीधी क्रिया है। तत्पश्चात जब केंद्रक सिकुड़ जाता है और न्यूक्लियाई में विभक्त हो जाता है तो साइटोप्लाज्म भी साथ के साथ ही दो भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग में केंद्रक जो है वो सेंटर में आ जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये एक कोशिका की भित्ति है। ये पीला सा जो भाग दिखाई दे रहा है ये कोशिका द्रव है और इस कोशिका द्रव के अंदर जो है यहाँ पे आपके केंद्रक पाया गया है। ये केंद्रक अब अपना आकार बदलने लगता है इस तरीके से और यहाँ पे जो है एक ये डंबल नुमा शेप ले लेता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियाई में परिवर्तित होने लगते हैं। अब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो भी धीरे धीरे संकुचित होने लगता है और ये एंड में इस एक न्यूक्लियाई को पूरी तरीके से घेर लेता है और ये दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण इस प्रकार से हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन या माइटोसिस की। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि बहुत सी संरचनाएं दिखाई गई हैं। इनका पहले एक संक्षिप्त रूप में और फिर थोड़ा विस्तार से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब कोशिका विभाजन की आवश्यकता टूटी फूटी तथा रोग द्वारा विनिष्ट कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं स्थापित करने के लिए होती हैं, तो इस प्रकार होने वाला सामान्य कोशिका विभाजन सूत्री विभाजन या माइटोसिस कहलाता है। इसमें निम्नलिखित प्रावस्थाएं या फेजेस पाए जाते हैं। ये कैसे दबाव बनता है, कैसे अंदर की संरचना जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़कर के एक नया स्वरूप धारण करती है। तो ये जो इस तरीके की स्टेजेस हैं उनको प्रावस्थाएं या फेज हम कहते हैं। जो सबसे पहला फेज है जिसको हम इंटरफेज कहते हैं, यहाँ पे जो क्रोमेटिन जाल है केंद्रक के अंदर उसके ऊपर एक दबाव बनने लगता है। केंद्रक भित्ति जो है उस पर एक प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। फिर
पूर्वावस्था या प्रोफेज जिसे कहते हैं, इस अवस्था में सेंट्रोसोम दो भागों में बंटकर एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, परंतु स्पिंडल या द्वारा जो है वो जुड़े रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रथम चरण के अंदर कि यहाँ सेंट्रोसोम जो हैं, जो कि कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, इन पर दबाव बनता है और ये दो अलग अलग दिशाओं में जाना प्रारंभ कर देते हैं। अब इसी का जो है ये एक ध्रुव ये इधर हो गया, दूसरा ध्रुव जो है ये दूसरी तरफ जाना इन्होंने प्रारंभ कर दिया है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की जो है वो भी एक कतार सी बनती है और वो भी धीरे धीरे इसी अवस्था में आते जाते हैं। मध्यावस्था या मेटाफेज, केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अब नष्ट हो जाती है और क्रोमोसोम कोशिका के मध्य भाग में आकर के जमा हो जाते हैं। ये सेंट्रोसोम से जुड़े हुए दिखते हैं और सेंट्रोसोम अब कोशिका के दोनों सिरों पर आ जाते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें इस स्थान पर, तो ये जो क्रोमोसोम बीच में है ये अब इन सेंट्रोसोम के साथ में जुड़ करके बीच में आ जाते हैं और सेंट्रोसोम जो है वो दो ध्रुवों की तरफ एक स्पेंडल नुमा आकृति से जाकर के, या जिसे कि तरकु तंतु कहते हैं, वो वैसे जुड़ जाते हैं। तीसरा पश्चावस्था या एनाफेज, इसमें क्रोमोसोम दो बराबर बराबर हिस्सों में बंट जाते हैं। ये समूह दोनों कोशिकाओं के दोनों सिरों पर सेंट्रोसोम के पास चले जाते हैं। फिर सेंट्रोसोम से जुड़ी धागे के समान रचनाएं अलग हो जाती हैं। इसमें हम यहाँ देख सकते हैं कि ये स्पिंडल जो यहाँ पे पहले इस प्रकार से था, अब जो है वो क्रोमोसोम यहाँ पे एक साथ में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब धीरे धीरे ये क्रोमोसोम भी अलग अलग होकर के अलग अलग ध्रुवों की तरफ जाना प्रारंभ कर देते हैं और धीरे धीरे इसी की अगर आगे की हम अवस्था देखते हैं तो ये इस तरीके से क्रोमोसोम ध्रुव की तरफ पूर्ण रूप से आगे बढ़ जाते हैं। और लास्ट में आती है अंत्यावस्था या टेलोफेज जिसे कहते हैं। इस अवस्था में धीरे धीरे बढ़ रहा कोशिका भित्ति का दबाव जो है उन दो क्रोमोसोम समूहों को घेर लेता है। कोशिकाओं का मुख्य भाग बीच में से सकरा हो जाता है और धागे जैसी रचनाएं समाप्त हो जाती हैं और न्यूक्लियस बन जाते हैं। यहाँ आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं कि जो ये क्रोमोसोम यहाँ पे ध्रुव की तरफ चले गए थे, अब इनके चारों तरफ जो है एक अलग सी संरचना का निर्माण जो है वो होने लग गया है और अब धागे नुमा संरचनाएं जो हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती जाती हैं और इसमें न्यूक्लियस बनने जाते हैं। और यहीं पे जब ये दो इस तरीके की संरचनाएं बनती हैं, बीच में और ज्यादा इनके ऊपर दबाव बनता जाता है और फाइनली ये जो है कोशिका विभाजन होकर के दो पुत्री कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम अब इस समसूत्री विभाजन को थोड़ा सा विस्तार में, ये एक शॉर्ट में आपको बताया कि किस तरीके से कोशिका विभाजन है। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से हम समझते हैं। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। माइटोसिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1882 में वॉल्टर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। उन्होंने ही कोशिका विभाजन का नाम माइटोसिस रखा, जिसका अर्थ है धागे की तरह निर्माण या थ्रेड लाइक फॉर्मेशन। वास्तव में माइटोसिस का अर्थ केंद्रक का विभाजन है, परंतु व्यावहारिक रूप में यह शब्द केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों के विभाजन के लिए इस्तेमाल होता है। इस प्रकार का कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मात्र कोशिका मदर सेल विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाओं या डॉटर सेल को बनाती हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन एक निरंतर प्रक्रिया है। समसूत्री विभाजन एक जटिल प्रक्रम भी है जो कई चरणों या अवस्थाओं में से संपन्न होता है और अमूमन जो है
अध्ययन की सुगमता के हिसाब से समसूत्री विभाजन को 5 चरणों या अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ आप चित्र में भी साथ में देख सकते हैं, ये प्रोफेज स्टेज है, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इससे पहले एक स्टेज आती है जिसे विश्रामावस्था या इंटरफेज भी जो है वो कहा जाता है। समसूत्री विभाजन शुरू होने से पहले प्रत्येक कोशिका विश्रामावस्था में होती है। इस अवस्था में कोशिका के जल योजित या हाइड्रेटेड होने के कारण गुणसूत्र स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते। इस अवस्था में केंद्रक जाल या क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो केंद्रक द्रव में विसरित या डिफ्यूज्ड रहता है, परंतु धीरे धीरे ये केंद्रक जाल जो है वो स्पष्ट होने लगता है। अब आती है इसकी प्रमुख अवस्था, प्रोफेज। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक स्पिंडल नुमा संरचना है। ये दो इसके अलग अलग सिरे हैं जहाँ सेंट्रोसोम है, और ये जो है वो गुणसूत्र उपस्थित हैं, और इसमें बीच में जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। समसूत्री विभाजन के प्रारंभ होते ही कोशिका में निर्जलीकरण शुरू होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका और तत्पश्चात क्रोमेटिन जाल भी स्पष्ट नजर आने लगते हैं। इनके पश्चात क्रोमेटिन जाल के धागे टूटकर अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये टुकड़े गुणसूत्र होते हैं या जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार रचनाएं दिखाई पड़ती हैं जिन्हें क्रोमोमियर कहते हैं। प्रारंभ में गुणसूत्र थोड़े लंबे होते हैं। प्रत्येक जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान होता है जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। इसके पश्चात गुणसूत्रों की लंबाई में 2 अर्धभागों का विभाजन होता है, परंतु दोनों अर्धभाग एक दूसरे को सेंट्रोमियर पर जोड़े रहते हैं। प्रत्येक अर्धभाग को अर्धगुणसूत्र या क्रोमेटिड कहते हैं। जंतु कोशिका में तारककाय या सेंट्रोसोम 2 भागों में विभाजित होकर कोशिका के दोनों ध्रुवों या पोल्स पर खिसक जाते हैं। प्रत्येक तारककाय के चारों ओर अनेक तारक रश्मियां या एस्ट्रल रेज निकलती हैं। दोनों तारककायों के बीच कोशिका द्रव में कुछ परिवर्तन होता है। इसके फलस्वरूप दोनों तारककायों के बीच में तंकु धागे या स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है, और इसके पश्चात गुणसूत्र सिकुड़कर छोटे और मोटे हो जाते हैं। जो पेड़ों की पादप कोशिकाएं हैं उसमें तंकु धागे तो बनते हैं, परंतु तारककाय नहीं पाए जाते, और धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली जो है वो डिसअपियर होने लगती है, गायब हो जाती है वहां से, और गुणसूत्र कोशिका के मध्य में आ जाते हैं। केंद्रक झिल्ली गायब होने के साथ साथ प्रोफेज अवस्था जो है वो पूर्ण हो जाती है। तो इसमें हमें विशेष रूप से ध्यान रखने का क्या है कि प्रोफेज वो अवस्था है जिसमें सबसे पहले कोशिका झिल्ली के अंदर निर्जलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। गुणसूत्र जो है वो लंबाई में 2 अर्ध भागों में विभाजित तो होते हैं, परंतु ये दोनों भाग जो हैं एक दूसरे को सेंट्रोमियर से जोड़े रहते हैं, और ये जो अर्ध भाग है क्रोमोसोम का या गुणसूत्र का वो क्या कहलाता है, क्रोमेटिड। और ये जो है वो सेंट्रोसोम के द्वारा विभाजित होकर के धीरे धीरे दोनों ध्रुवों पर जाने लगते हैं। दूसरी अवस्था की हमने अब ये बात की, प्रोफेज। तीसरी अवस्था है मेटाफेज। समसूत्री विभाजन की इस अवस्था में तर्कु या स्पिंडल पूर्ण विकसित हो जाते हैं, और इनके बीचों बीच भाग को मध्यवर्ती रेखा पर जो है वहां ये आके व्यवस्थित हो जाता है। गुणसूत्र अपने सेंट्रोमियर द्वारा इन तर्कु धागों या स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं। अब आती है चौथी अवस्था, एनाफेज। समसूत्री विभाजन की इस अवस्था के आरंभ होते ही प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक गुणसूत्र के क्रोमेटिड अब अलग अलग हो जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिडों के मध्य एक तरीके का विकर्षण या रिपल्शन पैदा हो जाता है।
जिसके कारण दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से दूर खिसकने लगते हैं और साथ ही साथ जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं उनमें भी खिंचाव पैदा हो जाता है, जिससे ये धागे धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। अतः इन तरकु धागों का सिकुड़ना क्रोमेटिडों को एक दूसरे से दूर खिसकने में मदद करता है। इस खिंचाव के फलस्वरूप दोनों क्रोमेटिड कोशिकाओं के दोनों ध्रुवों पर जो है ये जाकर के पहुंच जाते हैं। गुणसूत्रों का आकार V या U शेप का हो जाता है। अब प्रत्येक क्रोमेटिड संतति गुणसूत्र या डॉटर सेल जो है या डॉटर क्रोमोसोम इनको कहा जाता है। लास्ट अवस्था है टेलोफेज। इस अवस्था में संतति गुणसूत्र विपरीत दिशा में खिसकते खिसकते अपनी ओर के तारककाय या सेंट्रोसोम के निकट पहुंच जाते हैं। अब प्रत्येक कोशिका ध्रुव या पोल में मौजूद संतति गुणसूत्रों में प्रोफेज के ठीक विपरीत प्रतिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप गुणसूत्रों में जलीयकरण हाइड्रेशन शुरू हो जाता है, जिससे गुणसूत्र धीरे धीरे पतले और लंबे हो जाते हैं और वे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते। केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती है और इसके साथ साथ गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण फिर से हो जाता है। तो इस प्रकार मात्र केंद्रक से दो संतति केंद्रक बन जाते हैं। तो ये हमने चर्चा की समसूत्री विभाजन की विभिन्न चरणों की विस्तार से। अब हम देख लेते हैं कि समसूत्री विभाजन का क्या महत्व है, क्यों ये आवश्यक है। यह विभाजन के कारण ही जब शरीर में कहीं कट लग जाता है, चोट आ जाती है, तो ये जो कोशिकाएं हैं वहां की वो विभाजित होकर के उस घाव को भर देती हैं और इसी कोशिका विभाजन के कारण हमारे शरीर में नई कोशिकाएं बनती हैं और जीवों का एक खास गुण जिसे वृद्धि कहते हैं वो संपन्न होता है। अर्थात प्रत्येक जीव बढ़ता है, चाहे वो पौधा है या जंतु। इसी समसूत्री विभाजन के कारण वृक्षों में भी नई डालियां आती हैं। समसूत्री विभाजन के कारण ही हमारे शरीर में लाखों रुधिर कणिकाएं प्रतिदिन बनती भी हैं और प्रतिदिन मर भी जाती हैं। यदि समसूत्री विभाजन नहीं होता तो हमारे रुधिर कणिकाएं एक बार मृत होने के बाद जो है वो सारा रुधिर नष्ट हो जाता। सरल जीव में इसी समसूत्री विभाजन के कारण नए अंग आ जाते हैं जिसे पुनरुद्भवन कहते हैं, जैसे छिपकली की नई पूंछ का आ जाना। छोटे बच्चों में कोशिका विभाजन की दर तेज होती है, इसलिए उनके घाव जल्दी भर जाते हैं, जबकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है कोशिकाओं के विभाजन की दर कम होती जाती है। तो बच्चों, आज हमने ये जाना कि कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। कोशिका विभाजन के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार हैं। असूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। फिर हमने चर्चा की असूत्री कोशिका विभाजन के बारे में, तो जिसे कि एमाइटोसिस भी कहा जाता है, जिसके अंदर केंद्रक दबाव या प्रेशर की वजह से धीरे धीरे एक डंबल का फॉर्म धारण करता है और ये दबाव इतना बढ़ जाता है कि इसके चारों तरफ का जो कोशिका द्रव है वो भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और सीधा ही एक केंद्रक जो है वो 2 केंद्रिकाओं में या न्यूक्लियल्स में परिवर्तित हो जाता है और ये न्यूक्लियल्स के चारों तरफ का जो कोशिका द्रव है वो उसे अपने अंदर समाहित कर लेता है और धीरे धीरे जो है ये कोशिका द्रव भी 2 भागों में बट करके नई 2 संतति कोशिकाओं या डॉटर सेल्स का निर्माण करता है। दूसरा हमने देखा समसूत्री विभाजन के बारे में। समसूत्री विभाजन में प्रमुख 4 स्टेजेस हैं इसकी: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो इसके अंतर्गत हमने ये देखा कि सबसे पहले प्रोफेज के अंदर जो है निर्जलीकरण प्रक्रिया होती है और धीरे धीरे जो है वो दबाव बनता है। सेंट्रोसोम दोनों ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं और क्रोमोसोम्स भी स्पिंडल के द्वारा उनसे जुड़ जाते हैं। मेटाफेज में हमने मध्यावस्था के अंदर देखा कि क्रोमोसोम एक लाइन में आ जाते हैं, सेंट्रियोल्स जो हैं वो उन्हें अपने अंदर अच्छे से समाहित कर लेते हैं
और अपनी ओर खींचने लगते हैं। एनाफेज में ये खिंचाव धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि क्रोमोसोम के जो जोड़े हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम में बिखर जाते हैं। तो एक सेट जो है वो एक ध्रुव की तरफ चला जाता है, दूसरा क्रोमोसोम का जोड़ा दूसरी तरफ चला जाता है, और फिर उसके पश्चात जो है वही कोशिका द्रव पे जो है प्रेशर पड़ता है, और ये दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो आज हमने इन दो प्रकार के कोशिका विभाजन की चर्चा की। दूसरे हमारे वीडियो में हम चर्चा करेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, या जिसे हम मियोसिस कहते हैं। धन्यवाद।